ज्ञान बिंदु क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आज राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे जो भूगोलवेत्ता हैं और खोजकर्ता हैं, उन्होंने राजस्थान के कई स्थलों के विषय में जानकारी प्रदान की है। उनका हम आज अध्ययन करेंगे, जैसे कालीबंगा है, आहड़ है और आदि अनेक। लिखिए, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं संस्कृति। इस बिंदु से क्या तात्पर्य? इस बिंदु से ये तात्पर्य है कि हमें हमारे जो वर्तमान जो समाज इस उसमें बसा हुआ है, उससे पूर्व की जो जानकारी है वो इस टॉपिक के माध्यम से मिलती है कि हम जो वर्तमान में मानव सभ्यता है, इससे पूर्व क्या इस संसार में मानव रहते थे या फिर और जो जितनी भी संस्कृति है वो रहती थी। यहाँ पर क्या होता है कि अपने इस वर्तमान स्वरूप के से पूर्व भी यहाँ पर हमें अनेक अनेक माध्यम से संस्कृति के लक्षण मिलते हैं, जैसे मानव की उत्पत्ति से लेकर मानव की उत्पत्ति से लेकर अब तक के इतिहास को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तीन भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला आता है अपना प्राक इतिहास, दूसरा आता है आद्य इतिहास यानी मध्यकाल का इतिहास, और तीसरा आता है वर्तमान इतिहास। इसका यदि बात की जाए, इसका क्या काल होगा? इसका काल 25 लाख ईस्वी पूर्व 25 लाख ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक, जबकि आद्य या मध्य जिसको बोलते हैं अपन, मध्य इतिहास का जो कार्यकाल है वो कितना होगा? 3000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व के मध्य, 600 ईस्वी पूर्व के मध्य, और वर्तमान का 600 ईस्वी पूर्व से अब तक। इन तीनों बिंदुओं के माध्यम से हमने हमारे इतिहास को इस तरह से बांट रखा है कि प्राक ऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं या प्राक इतिहास काल जिसको बोला जाता है, वह है 25 लाख ईस्वी पूर्व से वर्तमान में 3000 ईस्वी पूर्व तक। आद्य इतिहास का इतिहास या मध्य इतिहास या ऐतिहासिक युग, मध्य ऐतिहासिक युग जो 3000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा था, और वर्तमान इतिहास 600 ईस्वी पूर्व से अब तक जो चल रहा है वो उतार लीजिए इसको।
इसके सामने आप इसमें उपनाम और लिख सकते हो इसके। इसको पाषाण काल भी बोलते हैं। ये पाषाण काल होता है। दूसरा वैदिक काल, दूसरा आपका वैदिक काल, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता का युग भी बोलते हैं। और इसको महाजनपद काल कहा जाता है। इसको महाजनपद काल कहा जाता है। आद्य इतिहास, मध्य ऐतिहासिक युग, मध्य ऐतिहासिक युग। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो प्राक, इसको कैसे बांटा गया है ना। ऐसा तो है नहीं कि जैसे आज अपन सो रहे हैं, आज रात हो गई, रात सुबह खड़े हुए और हम पहुंच गए वैदिक युग में, ऐसा तो संभव है ही नहीं। हम वैदिक युग सिंधु सरस्वती सभ्यता युग में है और दूसरे दिन हम महाजनपद काल में पहुंच गए या वर्तमान काल में पहुंच गए, ऐसा नहीं हो सकता। परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, लगातार निरंतर सतत प्रक्रिया के द्वारा। इसी प्रकार को अब हमने उसको, हमारे जो इतिहासकार हैं, इतिहासवेत्ता हैं, उन्होंने क्यों बांटा, कैसे बांटा? जो प्राक इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उस इतिहास में, इस इतिहास में हमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलता है? अवशेष मात्र मिलते हैं। ये तो था प्राक ऐतिहासिक। दूसरा आधे इतिहास का अर्थ यह है, इसकी लिखित सामग्री तो मिलती है। इसकी क्या मिलती है? लिखित सामग्री तो मिलती है, साथ साथ अवशेष भी मिलते हैं, मोहरें मिली हैं, सिक्के मिले हैं, आकृतियां मिली हैं और अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इस जो इसकी लिखित सामग्री है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसकी जो लिखित सामग्री है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और तीसरा आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल या वर्तमान इतिहास इसको बोलते हैं, इसको ऐतिहासिक इतिहास ही बोलते हैं और महाजनपद काल भी होता है। इसकी लिखित सामग्री है जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके अवशेष, लिखित अवशेष भी उपलब्ध हुए हैं। ना राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जिसमें कहा गया था इसको राजस्थाना
द्वितीय राजस्थाना द्वितीय। उसके बाद में क्या होता है, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए इस भूभाग के लिए राजपूताना, इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। (1829) में ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग के लिए रायथान या राजस्थान शब्द प्रयोग किया। राजस्थान शब्द प्रयोग किया। राजस्थान शब्द प्रयोग किया। 30 मार्च 1949 को संविधान सभा ने इसका नाम राजस्थान स्वीकार किया। (1949) से पूर्व इस भूभाग के लिए, अपना जो राजस्थान है, इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं होता था। परंतु 30 मार्च 1949 के बाद संविधान सभा ने एक निश्चित भूभाग को, जो हमारा निश्चित नक्शा है, उस भूभाग को राजस्थान नाम दिया था। उतार लिया। इसके बाद लिखिए कालीबंगा।
इसके बाद लिखिए काली बंगा। कालीबंगा जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो किसके समकालीन मानी गई है? सिंधु सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता एवं और हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मानी गई है। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे स्थित, नदी के किनारे स्थित थी। ब्रैकेट में जो वर्तमान में क्या है, घग्गर नदी है, घग्गर नदी जहाँ पर अभी अभी बाढ़ आई है, अभी वहाँ पर बाढ़ चल रही है, उस घग्गर नदी की बात चल रही है। कालीबंगा जो सभ्यता थी सरस्वती नदी के किनारे। यदि आपसे किनारा पूछा जाए तो कौन सा किनारा है, दाहिना या बायां? याद है या नहीं है आपको? इसका दाहिने किनारे पर ये स्थित थी। किस पर थी? दाहिने किनारे पर। यानी इस तरह से वो नदी है और यहाँ से ऐसे प्रवाहित होती है, तो इसके किनारे पर यहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई थी। इसके बाद इसका नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा कि यहाँ उत्खनन के दौरान उत्खनन के दौरान यहाँ पर उत्खनन के दौरान काले रंग की चूड़ियाँ काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अब भाई ये बात है कि काले रंग की चूड़ियां तो मिली है, लेकिन काले का काली तो मान सकता है, बंगा क्या बीमारी है ना? ये क्यों आया? ये इसलिए आया है कि पंजाबी में चूड़ी को बंगा कहा जाता है।
जाता है। इसलिए इसलिए इस स्थल इसलिए इस स्थल के लिए एक नाम कालीबंगा ही प्रयुक्त माना गया। कालीबंगा ही प्रयुक्त माना गया। उतारिए। जो कालीबंगा है वो किस किस के समकालीन है? सिंधु सरस्वती सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है उसके समकालीन है। दूसरी बात ये आती है कालीबंगा जो सभ्यता है वो प्राचीन जो सरस्वती नदी थी उसके किनारे दाहिने किनारे पर बहती थी स्थित थी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है। इस घग्गर नदी को और क्या कहा जाता है? मृत नदी भी कहा जाता है। कालीबंगा का उत्खनन कालीबंगा का उत्खनन में 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। 5 स्तर मिले हैं या प्राप्त हुए हैं। अर्थ इसका यह है यहाँ पर बस्ती के 5 बार बसने और उजड़ने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1951-52 में A.K. घोष A.K. घोष यानी अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। A.K. घोष ने इसकी खोज की थी और इस पर उत्खनन किया। यानी इसका कुछ उत्खनन किया, ऐसा नहीं कि सब कुछ इन्होंने ही किया था। मतलब इसको ऐसा प्रतीत होना चाहिए, ऐसा इनको ये इन्होंने स्वयं ने किया था अमलानंद घोष ने कि यहाँ पर कोई पुरातत्व स्थल दबा हुआ है। 1961 और 69 के मध्य 9 सत्रों में इसका उत्खनन कार्य किया गया। कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल, B.K. थापर, M.D. खरे, J.B. जोशी ने किया था। ने उत्खनन
किया था। बीबी लाल बीके था पर एमडी खरे हुए जेबी जोशी ने उत्खनन किया। स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा भारत का दूसरा उत्खनन स्थल है। स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा भारत का दूसरा उत्खनन स्थल है। उतार लिया। कालीबंगा की स्थापत्य नगरीय व्यवस्था मकान का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर ने खुलकर अंदर की तरफ खुलता था। यानी मकान का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर अंदर की तरफ खुलता था। 4-5 बड़े और छोटे होते थे। मकान 4-5 बड़े व छोटे होते थे। इसमें अनाज ग्रेवी होते थे, बने होते थे। उतार लो। इसमें अनाज ग्रेवी बने होते थे। बस्ती के गंदे पानी को निकालने के लिए लकड़ी की नालियाँ बनी हुई होती थी। जो बाहर तालाब तक जाती थी। ये गंदे पानी निकलने के लिए लकड़ी की नालियाँ बनी हुई होती थी। लकड़ी की नालियाँ बनी हुई होती थी जो बाहर तालाब तक जाती थी। यहाँ मकान धूप में सुखाई
धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाए जाते थे। यह मकान धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाए जाते थे, जिससे जिससे इस बस्ती को जिससे इस बस्ती को जिससे इस बस्ती को दीनहीन बस्ती कहा गया है। जिससे इस बस्ती को दीनहीन बस्ती कहा गया है। यहाँ फर्श अलंकृत ईंटों से बनाए जाते थे। यहाँ बेलनाकार मुद्राएं मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं जो मेसोपोटामिया से मिली हुई हैं, जो मेसोपोटामिया से कांसा का शीशा, तांबे का बेल की आकृति, मृद भांड जिन पर काले व लाल रंग की आकृतियाँ बनी हुई थी, रेखाएं व आकृतियाँ बनी हुई थी। मृद भांड जिन पर काले व लाल रंग की आकृतियाँ व रेखाएं बनी हुई थी। एक साथ दो फसल उगाने का साक्ष्य मिला है। एक साथ दो फसल उगाने का साक्ष्य मिला है। पैर से चलने वाली चक्की प्राप्त हुई है। पैर से चलने वाली चक्की प्राप्त हुई है। और यहाँ दो फसलों को एक साथ उगाने का साक्ष्य, अलंकृत फर्श यहाँ पर है, बेलनाकार मोहर यहाँ पर है, कांसा का शीशा यहाँ पर है, पैर से चलने वाली चक्की, ऊँट की हड्डियाँ, यहाँ पर ऊँट की हड्डियाँ भी मिली हैं।
इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ के लोग पशुओं से पशुपालन भी करते थे, पशुओं से प्रेम करते थे। घोड़ा भी यहाँ मिला है, घोड़ा की हड्डियाँ भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से हमने 8 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जिनमें 7 अग्नि वेदिकाएं एक जगह चबूतरे पर बनी हुई हैं, जिनमें 7 अग्नि वेदिकाएं एक चबूतरे पर तथा एक अग्नि वेदिका यानी हवन कुंड, एक अग्नि वेदिका एक अलग चबूतरे पर बनी हुई है। इससे हमें उनके धर्म से संबंधित विषय की जानकारी भी प्राप्त होती है कि उस काल में लोगों द्वारा हवन यज्ञ भी कराए जाते थे। कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छिद्र मिले हैं, जो प्राचीन 6 छिद्र मिले हैं। कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छिद्र मिले हैं, जो प्राचीन मस्तिष्क शोध प्रक्रिया ब्रैकेट में ऑपरेशन को बताते हैं, मस्तिष्क शोध प्रक्रिया ऑपरेशन को बताते हैं। कालीबंगा में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिस पर 6 छिद्र हैं। प्राचीन काल में जो कार्य किया जाता था, इसका तात्पर्य यह है कि भारत में भी शल्य चिकित्सा होती थी। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती थी। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती थी, जिसमें पहला है पूर्ण समाधि, दूसरा है आंशिक समाधि, तथा तीसरा दाह संस्कार प्रणाली। पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि, दाह संस्कार एक साथ 2 फसल उगाने का साक्ष्य मिला है। पैर से चलने वाली चक्की मिले हैं, ऊँट की हड्डियाँ भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता था। पहले यहाँ पर पशुपालन किया जाता था। कालीबंगा से हमें 8 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जिसमें से 7 एक जगह और एक जगह चबूतरे पर बनी हुई है। कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी के 6 छिद्र
मिले हैं, जिससे ये प्रक्रिया पता लगती है कि प्राचीन काल में भी यहाँ पर हमारे यहाँ ऑपरेशन होते थे। प्राचीन काल में ऑपरेशन होते थे। मस्तिष्क शोध प्रक्रिया के द्वारा कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती है, जैसे पूर्ण समाधि यानी लेटा हुआ, पूरी तरह से लेटा हुआ, आंशिक समाधि, इसका तात्पर्य बैठा हुआ, इसका तात्पर्य होता है कि उसको आंशिक समाधि आधा बैठा हुआ होता है इसमें, तथा दाह संस्कार प्रणाली के द्वारा उसका दाह संस्कार किया जाता था। कालीबंगा में दोहरे परकोटे भी मिले हैं। कालीबंगा में दोहरे परकोटा निर्मित है, यानी यहाँ पर दोहरा परकोटा मिला है। इसके उत्खनन करने के बाद यह सभ्यता भूकंप, बाढ़, अकाल या किसी प्राकृतिक आपदा द्वारा समाप्त हो गई होगी।